हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो अगर एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर इस पार्ट की बात करें तो ये बहुत छोटे में दे दिया गया है। मतलब जस्ट ऐसा लगता है कि जैसे सर्कुलर मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज में जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि उतने से हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में उपस्थित जो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हैं वो करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, मतलब इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। अगर हम एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक्स की बात करें तो अदर बुक्स के अंदर इसको एक अलग चैप्टर के फॉर्म में ही इंट्रोड्यूस किया गया होता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की बात है तो उसी के अंदर कर दिया है तो अपने को उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, फिर भी इसे ब्रॉड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मतलब इतना तक पढ़ लेंगे कि एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन का एक भी क्वेश्चन ना बचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और समझते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन की। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। जरा अब इस चीज़ को समझिए कि सर्कुलर मोशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, अगर सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं तो ये एक सर्किल होगा। ठीक है, अब जो पार्टिकल होगा इस सर्कुलर पाथ पे यानी कि इस सरकमफरेंस के ऊपर अगर ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है जैसे ये इस तरीके से, ये तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इस तरीके के मोशन को बोला जाएगा, ये पार्टिकल जो है इस पार्टिकल के मोशन को बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है। तो अगर इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सर्कुलर मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन, इज दैट टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन in which a particle in which a particle move on circumference of the circle। ये बात समझ में आ रही है। तो ये होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है फिजिकल क्वांटिटी को लेके। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की अपन साइन की बात करते हैं, मीन्स हम बात करने जा रहे हैं इसके साइन कन्वेंशन के बारे में कि अगर सर्कुलर मोशन के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी आती है तो उसका साइन किस तरीके से लिया जाएगा, हमें उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है और देखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन के बारे में। तो हम बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन को लेके, साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं हम, तो सर्कुलर मोशन की अगर बात की जाए तो कोई भी पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ पे या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। यही दो होगा कि या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम इसी की बात करेंगे कि अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साइन कन्वेंशन क्या होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साइन कन्वेंशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर देखिए ध्यान आप रखिएगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लीजिए, आप हमेशा निगेटिव लीजिएगा। क्या लेंगे, निगेटिव। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें तो अपने को मान के चलनी पड़ेगी। जैसा अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें
तो हम बोलते थे कि अगर पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो जो वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव होगा, अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो वो निगेटिव होगा, हम ऐसा लेते थे। यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन में उसी की बात कर रहे हैं कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो निगेटिव लीजिए उस फिजिकल क्वांटिटी को, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, तो उस टाइम जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे वो लेंगे हम पॉजिटिव। कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये एक साइन कन्वेंशन की बात थी, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मतलब कहने का मतलब है कि वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी नहीं होगी। और स्पीड के बारे में बात करेंगे कि स्पीड क्या सेम रहेगा या स्पीड बदलेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन को, मतलब उस पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम हमेशा टेंजेंशियली देखेंगे। मतलब अगर इस पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी को देखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ है। अगर यहाँ पे वो पार्टिकल है तो टेंजेंशियली ही देखेंगे, मतलब हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट जो पार्टिकल है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल के वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, वो कॉन्टिन्यूसली क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियली रहेगा, मतलब जो टेंजेंट इसके ऊपर बनेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में उस पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, और वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होगा? चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो ये हमेशा चेंज होगी, हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन अगर हम यहीं स्पीड के बारे में बात कर दें कि अगर ये वेलोसिटी नहीं ये स्पीड है, तो स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए स्पीड चेंज हो भी सकती है, या ऐसा लिख सकते हैं मे बी चेंज और नॉट। मतलब हम बोल सकते हैं कि चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पीड के बारे में। लेकिन अगर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी चेंज ही होगी हर एक पॉइंट पर। बात समझ में आ गई? तो ये था एक मतलब सर्कुलर मोशन के बारे में एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हमने देखा वेलोसिटी और स्पीड को लेके। अब ज़रा हम देखेंगे इसमें कि एक्सिस ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सर्कल क्या होता है थोड़ा उसको देखें और फिर उसके आगे अपन धीरे धीरे मूव करेंगे। ठीक है, अगर हम एक्सिस ऑफ सर्कल की बात करें तो ज़रा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, वो सपोज कर लीजिए कि चलिए ये गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी है ऐसे, अरे कोई भी गाड़ी मान ले, वो यहाँ थी, कुछ समय बाद वो गाड़ी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, वो गाड़ी कुछ समय बाद यहाँ पर ऐसे आ गई है। ठीक है, तो ये सपोज कर लीजिए v वेलोसिटी से जा रही थी आगे की तरफ। ठीक है, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये एक पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं A और ये ले लेते हैं B। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझिएगा कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। जब ये पार्टिकल मतलब ये गाड़ी यहाँ थी तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारी बातें कर रहे हैं, और कुछ समय बाद यहीं से मान लीजिए कि आप यहीं खड़े थे, ऐसे इसको देख रहे थे। ठीक है,
बाद में क्या होगा, जब गाड़ी यहाँ चली गई तो आप ऐसे गर्दन घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे, घुमाएंगे ना। मतलब अगर कोई गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो उसको देखना होगा, तो आप ऐसे गर्दन घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे, ऐसे गर्दन घुमाएंगे ना। हम उसी की बात कर रहे हैं। घुमा रहे हैं जब गर्दन, तो कुछ समय बाद ये गाड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ये देखना है कि मान लीजिए कि अगर एक कोई आदमी यहाँ खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर की बात करें, एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ खड़ा है, ये पॉइंट अपन मान लेते हैं कुछ x, ठीक है, मतलब ये x ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर इसी रोड पे जहाँ से गाड़ी गुजर रही थी, इसी रोड पर एक और ऑब्जर्वर खड़ा है, इसको हम मान लेते हैं y, ये y ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो हमसे अगर पूछता है कि x के रिस्पेक्ट में आपको ये मोशन कैसा नज़र आ रहा है, y के रिस्पेक्ट में ये जो मोशन हो रहा है, ये कैसा मोशन नज़र आ रहा है आपको, ये पूछेगा हमसे, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं, ये अभी इसकी चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम ये देखेंगे कि एक्सिस ऑफ सर्कल क्या होगा, कि अगर कोई सर्कल बनता है तो उसकी एक्सिस क्या होती है। अच्छा, उसके पहले चलिए एक चीज़ और अब समझ लेते हैं। यहाँ पे हम ये समझे कि मान लीजिए एंगल बन रहा है इसके और इसके बीच में थीटा, कैसा बन रहा है, थीटा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम बोलेंगे मोशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम ये अगर लिखना चाहें, आप ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मोशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है ज़रा वो समझिए। तो हम बात करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो y के रिस्पेक्ट में ये मोशन कैसा है। तो देखिए, जब आप ऐसे रोड पे खड़े हैं और कोई गाड़ी ऐसे जा रही है, तो आपको वो गाड़ी कैसा नज़र आएगी, मतलब किस तरीके से मूव करते हुए नज़र आएगी, एक स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि हम इसको बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम बोलेंगे यहाँ से कि ये इसके रिस्पेक्ट में, मतलब y को ये जो मोशन नज़र आएगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम x के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये मोशन अब कैसा नज़र आएगा, आप खुद देखिए। जब गाड़ी ऐसे जा रही है तो ना आप उसको देखेंगे, मान लीजिए कि कुछ दूर तक जा रही हो, दूर आपको देखना हो, तो आप गर्दन ऐसे घुमाएंगे, तो आपकी गर्दन ऐसे घूम रही है, तो आपको जो मोशन नज़र आएगा वो एक सर्कुलर मोशन नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मोशन, मतलब x को ये मोशन कैसा नज़र आएगा, सर्कुलर मोशन नज़र आएगा। तो हम बोलेंगे कि y के रिस्पेक्ट में ये मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। x के रिस्पेक्ट में ये मोशन कैसा होगा इस कार का, तो हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन होगा। आप ना थोड़ा इसको अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप थोड़ा इसको ऑब्ज़र्व करिए, आप कोशिश करिए इसको समझने की और अपने दिमाग में बैठाने की। और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो इसे अभी अब मान लीजिए, ठीक है, अभी मान लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे हम कुछ और भी बड़ी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं जो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात तो हो गई। अब ज़रा हम देखना चाहते हैं एक्सिस ऑफ सर्कल, कि अगर कोई सर्कल की बात कर रहे हैं तो उसका एक्सिस क्या होगा और एक्सिस का पता कैसे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, and a line passing through the center of the circle and perpendicular, इसको क्या बोलते हैं, perpendicular to the plane of the circle, ठीक है। ये होता है एक्सिस ऑफ सर्कल। अब जरा इसको समझिए, अगर मान लीजिए कि इसके रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन नज़र आ रहा है, तो एक्सिस ऑफ सर्कल क्या होगा, मतलब अगर यहाँ पे एक सर्कल बनेगा तो उस सर्किल का एक्सिस क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि अ लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब आप यहाँ से खड़े होके गर्दन ऐसे जब अपनी घुमा रहे हैं, तो
आप जहाँ पे खड़े हैं ना वही सेंटर होगा, उस सर्कल का क्या होगा, सेंटर। तो हमने बोला कि इस सेंटर से पास होने वाली लाइन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यही होगा। तो अगर हम एक्सिस ऑफ सर्कल की बात करें तो यहाँ पे सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा और जो उसका सेंटर बीच में रहेगा और एक लाइन ऐसे जब ड्रॉ करेंगे, पास करवाएंगे, वही लाइन क्या होगा, एक्सिस ऑफ सर्कल बोला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो ज़रा देखिए, इसको आप ध्यान बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें आप इस चीज़ को समझेंगे और वहाँ से हम कुछ चीज़ें डेराइव करेंगे। और जब डेराइव करेंगे तो जब आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो आपसे फट से हो जाएंगे, मतलब बिना दिक्कत के हो जाएंगे वो क्वेश्चन आपसे। चलिए, अब हम बात करते हैं एंगुलर पोजीशन की। तो देखिए, हमें ना इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि जैसे अगर हम बात करें कि स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो हम वहाँ पे बात करते थे लीनियर पोजीशन की। ठीक है, तो वहाँ पे जैसा लीनियर पोजीशन था तो यहाँ पे एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एंगुलर पोजीशन क्या होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे कि एंगल मेड बाई रेडियस, ये बोलेंगे, वही होगा हमारा एंगुलर पोजीशन। जैसे यहाँ समझिए, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जैसे ये था सेंटर, यहाँ पर ये रेडियस था। ठीक है, ये रेडियस है, ये O है, ये A है। अब ये कुछ समय बाद यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये B पॉइंट आप ले लीजिए, तो इनके बीच में जो एंगल होगा, मतलब इस रेडियस के द्वारा जो एंगल बना है, इसी एंगल को यानी इसी थीटा को अपन बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। क्या बोलेंगे, एंगुलर पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसका मतलब थीटा क्या है, थीटा एंगुलर पोजीशन है। अगर OA या OB की बात करें, ये क्या होंगे, रेडियस होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, रेडियस। बात समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा एंगुलर पोजीशन। देखिए क्या है ना, इस चैप्टर के अंदर हमें छोटे छोटे अभी टर्म्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, और जैसे ये टर्म्स कंप्लीट होंगे तो जब आप धीरे धीरे आगे मूव करेंगे, आप देखेंगे इन्हीं छोटे छोटे टर्म्स का यूज़ करके हम बहुत ही बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक, हम एंगुलर पोजीशन की बात कर चुके, हम ये जान चुके कि एंगुलर पोजीशन होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है। तो देखिए, हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि ये डिनोट किया जाएगा, यानी डिनोटेड बाई थीटा। क्या, डिनोटेड बाई थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे थीटा से। हम यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाला जो चैप्टर था, जो लीनियर वाला था, उसके अंदर हम बात करते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी एस की बात करते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी एस की बात करते थे। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाएगा थीटा से। किससे डिनोट किया जाएगा, थीटा से। अब जरा इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है, किस तरीके से इसको निकाला जाता है। देखिए, जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से मान लीजिए कि ये कुछ आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए, और ये आप मान लीजिए ऐसे वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये हो गया। अब आप ये मानिए कि एक टाइम था T1, एक टाइम था T इज इक्वल्स टू T1। इस T इज इक्वल्स टू T1 टाइम पे जो पार्टिकल की पोजीशन थी, यहाँ थी। पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे थी, A पर थी। ऐसा मान लीजिए ये O है।
लेकिन कुछ समय बाद और ये थी तो कुछ ऐसा था कि इससे जो एंगल बन रहा था वो θ1 बन रहा था। क्या बन रहा था? θ1 बन रहा था। कुछ समय बाद की बात करते हैं, इस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ थी। जो पार्टिकल t=t1 टाइम पे यहाँ था, वही पार्टिकल t=t2 टाइम पे t=t2 टाइम पे यहाँ पे आ गया, यानी B पॉइंट पर। ठीक है, और जो एंगल बन गया है यहाँ से वो बन गया है θ2। क्या बन गया है? θ2। तो ये जो एंगल है ये t=0 टाइम था। t=0 पर पार्टिकल सपोज कर लीजिए यहाँ था। t=t1 पे पार्टिकल A पॉइंट पर था। t=t2 पे पार्टिकल B पॉइंट पर था। ठीक है, कुछ ऐसा। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि हमें ये नहीं दिखा था, हमें A पॉइंट पर पार्टिकल दिखा था और फिर B पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम इंटरवल, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट t=t1 पर जो पार्टिकल था उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम बोलेंगे कि θ1 था। t1 टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था? θ1। उसी तरीके से बोलेंगे कि एट t=t2 यानी t2 टाइम पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना है? θ2 है। तो एक्चुअल में हमसे ये बोल रहा है ना कि θ1 से मतलब t1 से t2 तक वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि डेल टी टाइम का मतलब क्या होगा? t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना मिलेगा? तो हम बोलेंगे कि t2 माइनस t1 पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा डेल्टा थीटा। क्या मिलेगा? डेल्टा थीटा। और इस डेल्टा थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी θ2 माइनस θ1। अब यहाँ समझिए, हम बात कर रहे हैं केवल इतने की, तो इतने को ही बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसकी वैल्यू क्या होगी? डेल थीटा। और डेल थीटा कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? आप पूरे में से इतने को घटा देंगे तो इस टाइम इंटरवल में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो मिल जाएगा। और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल थीटा। और डेल थीटा का मतलब क्या होगा? θ2 माइनस θ1। θ2 माइनस θ1। बात समझ में आ गई? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम इसके डायरेक्शन की भी बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की बात करेंगे तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमने पीछे भी देखा था कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा यानी डेल थीटा मिलेगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, और निगेटिव का मतलब क्या? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए, आप ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन हम क्लॉकवाइज की बात करें मतलब ऐसे बात कर रहे हैं। जब ऐसे बात कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो अंदर की तरफ। अब अंगूठे की तरफ ध्यान दीजिए,
पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है तो अंगूठा हमारा किधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। किधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ का मतलब निगेटिव, अंदर की तरफ का मतलब निगेटिव। ये सब आपने देखा है कि जैसे अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा होता था जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को आई कैप लेते थे, वाई एक्सिस की तरफ जेड कैप लिया जाता था और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप का यूज़ किया जाता था। किसका यूज़ करते थे, के कैप का यूज़ करते थे। ठीक है, ये होता था। अब उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं मतलब अंदर की तरफ, और ये आपका किधर है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ है तो प्लस के कैप, तो अंदर की तरफ तो माइनस के कैप। तो आप यहाँ पे लेंगे माइनस के कैप। तो जो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो आप ले सकते हैं माइनस के कैप, या डेल थीटा को दिखा सकते हैं माइनस, मतलब यार निगेटिव। लेकिन अगर वहीं पे बात करें कि अगर पार्टिकल सपोज कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो आपका डेल थीटा आएगा वो आएगा पॉजिटिव। और देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये कुछ इस तरीके से आपका पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो हमारा थंब है वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ को क्या लेते हैं, प्लस के कैप। तो यहाँ पे हम इसको प्लस के कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप चाहें तो निगेटिव शो करिए, या अगर माइनस के कैप गिवन है तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस के कैप है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात कुछ पल्ले पड़ रही है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये निकल के आ गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको अगर पता हो तो हम उसको भी देख लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और तरीका होता है। एक्चुअल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो हम थीटा की बात कर रहे हैं। थीटा का मतलब एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आपने और ध्यान दी हो तो ये होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसके यूनिट की बात करें, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है। देखिए एक तो होती है रेडियन, एक क्या होती है, रेडियन। एक अगर आपने ध्यान दे रखा हो तो होती है डिग्री। क्या होती है, डिग्री। हालांकि पहले हमें डिग्री लिखनी थी लेकिन कोई नहीं, डिग्री। एक होता है ग्रेड, एक होता है ग्रेड। तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को या तो मेजर करिए रेडियन में, या तो डिग्री में, या तो ग्रेड में, या तो आप इसको मेजर कर सकते हैं रिवॉल्यूशन में। इसको आप रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रिवॉल्यूशन आप ये भी बोल सकते हैं। तो जस्ट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने का तरीका है। इसके यूनिट इसमें भी हो सकती है, इसमें भी और इसमें भी हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एक अपन बहुत ही बेहतर बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि एक कंप्लीट सर्किल हो रही है, एक कंप्लीट सर्किल मतलब एक कोई पार्टिकल है वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और जहाँ से चला था फिर वहीं पे आ गया। मान लीजिए कि एक पार्टिकल था, यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला, ये ए पॉइंट है, वो ऐसे जाते 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 फिर यहीं पे वापस आ गया, मतलब इसी पार्टिकल इसी पॉइंट पे फिर से आ गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक कंप्लीट सर्कल। तो हम अगर आपसे पूछें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट सर्कल इज ज़ीरो, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज ज़ीरो। तो अगर हम आपसे बोलें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन complete revolution is ज़ीरो। हमने क्या बोला
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज ज़ीरो, आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये सही है बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ज़रा आप इसके बारे में एक बार सोचिए, तो हम बता रहे हैं इसके आगे ये ट्रू होगा और फॉल्स होगा, ये हम अभी आपको बता रहे हैं। लेकिन जस्ट इसको आप एक बार अपने तरफ से सोचिए कि ये क्या हो सकता है। आपने सोच लिया, आपका आंसर क्या है? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स होगा। अब ज़रा इसको समझिए। देखिए, हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोलें कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो होगा। लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा 360 डिग्री और 2 पाई, ठीक है। देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि आप इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ था तो ऐसे जब चलना शुरू किया तो 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। फिर कितना बना दिया? 180 डिग्री। फिर कितना बनाया? 270 डिग्री। फिर कितना बनाया? 360 डिग्री। और ये क्या हो गया? कंप्लीट, मतलब एक रिवॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा, लेकिन अगर आप बोलें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका होगा 360 या 2 पाई के बराबर, 360 या 2 पाई के बराबर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम आपसे पूछ दें कि एन रिवॉल्यूशन में या एन कंप्लीट सर्किल में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो हम अगर बोले यहाँ पे इन एन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अगर हम आपसे पूछें कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और अगर हम आपसे पूछें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखिए अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ज़ीरो। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है? 2 पाई। तो एन रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? एन इंटू 2 पाई, या इसी को आप बोल सकते हैं 2 पाई एन के बराबर। बात समझ में आ रही है? ये आपका हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ज़रा इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन है, हम उसको डिस्कस करते हैं और आप अपनी तरफ से उसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, आप घबराइए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप घबरा जाएं, आप बस चीज़ों को देखते रहिए। अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो हमें बेसिक कम से कम आना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अपने को सीखना होता है, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों को सीख जाते हैं तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो हमसे आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन, फर्स्ट की बात कर रहा है 3:1/2 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज एंड 5 रिवॉल्यूशन, 5 रिवॉल्यूशन या रोटेशन कुछ भी बोल सकते हैं, और 5 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। ये सेकेंड हमसे ये बोल रहा है कि 4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज एंड 4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड है। थर्ड हमसे बोल रहा है कि 4:1/2 यानी 4.5
रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज एंड 4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ये हमारा क्वेश्चन है। ज़रा इसका आप आंसर दीजिए। तो देखिए आपसे हो पा रहा है, 1 मिनट का समय आपके पास है, आप इसे समझिए। आप देख चुके, चलिए अगर आपने क्वेश्चन अगर कर लिया है तो ज़रा मैच कराइएगा। देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम फर्स्ट की यहाँ बात करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर बात करें कि 3.5 का मतलब क्या होता है, 3 कंप्लीट और 1 आधा। 3.5 का मतलब 3 कंप्लीट और 1 हाफ, कुछ ऐसा ही। अगर हम बात करें कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, आप बोलेंगे 2 पाई। जब 1 में 2 पाई होता है तो 3 में कितना होगा, तो 3 × 2 पाई प्लस लिखेंगे। 1 में या 1/2 ऐसे बोल दें। 1 में कितना होता है 2 पाई, तो आधा में कितना होगा, तो 2 पाई इंटू इसका आधा। ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब कैसा, निगेटिव। क्लॉकवाइज का मतलब निगेटिव। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6 और 1 7, यहाँ 1 बचेगा ना केवल पाई, तो 7 पाई। अब ये बताइए क्या आएगा क्लॉकवाइज, तो इसे क्या लिख सकते हैं, -7 पाई भी लिख सकते हैं। क्लॉकवाइज में क्या था, निगेटिव। और आगे क्या बोल रहा है कि 5 रिवॉल्यूशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। 5 रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है, तो 5 कंप्लीट है। अब यहाँ पे बात कर रहा था कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना, 2 पाई, तो 5 रिवॉल्यूशन में 5 × 2 पाई, यानी कि ये आ गया 10 पाई। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, +10 पाई, +10 पाई। अब हमें बताना है टोटल। टोटल का मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक आपका है -7 पाई, तो ये लिखेंगे -7 पाई प्लस में ये आपका 10 पाई, तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 पाई, यानी प्लस में। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव की अगर बात करें तो ओवरऑल या रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट प्लस में आया है, यानी कि ओवरऑल जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बोलेंगे कि ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा रहेगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड की अगर बात की जाए तो सेकंड भी आप एक बार ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ज़रा सेकंड के ऊपर ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है 4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। देखिए 4 कंप्लीट की बात कर रहा है, 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट की बात कर रहा है। तो 1 में तो 2 पाई होता है, तो 4 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा क्या, 8 पाई। किसकी बात कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो इसे आप लिख सकते हैं -8 पाई, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की हमसे बात ये कर रहा है कि 4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 रिवॉल्यूशन की बात करें, 4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, ये तो 1 में 2 पाई, तो 4 में 2 पाई इंटू 4 ये आ जाएगा, यानी 8 पाई कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको आप लिख सकते हैं +8 पाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब जब दोनों को देखेंगे या नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब 8 पाई, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब +8 पाई, दोनों मिला के क्या आ जाएगा 0।
तो ओवरऑल क्या ऑल क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आएगा वो 4.5 की बात कर रहा है, मतलब 4 तो कंप्लीट है, लेकिन एक क्या है, 1/2 है। तो अगर 4 कंप्लीट है तो 2 पाई इंटू 4 लिखेंगे। ठीक है, और ये हाफ का मतलब क्या लिखेंगे कि 2 पाई इंटू हाफ, ये लिखेंगे। 2 पाई से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये ओवरऑल दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 4 2 ज़ा 8 पाई और ये प्लस पाई, तो आएगा क्या, 9 पाई। और 9 पाई का मतलब ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं +9 पाई, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि 4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज है। 4 रिवॉल्यूशन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 पाई इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा 8 पाई। आपने बोला क्लॉकवाइज तो इसे लिख सकते हैं -8 पाई, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ऑन नेट की बात करें, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे +9 पाई -8 पाई, तो ये आपका आ जाएगा पाई। क्या आ जाएगा, पाई, वो भी किस में है, प्लस में। प्लस का मतलब कि इफेक्टिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो खैर इतने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप एक बार समझिए। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। हम ये समझेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए इसे हम हटा रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप डाउट अपना रख दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देखिए, हम ये समझे हैं अभी तक कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है। तो देखिए हम लिखने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसको डिनोट किया जाएगा ओमेगा से। किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। अब देखिए अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसके पहले आप देखिए कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। तो हम बोलते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी या वेलोसिटी, ऐसा बोलते थे हम। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity, जैसा कि आप अभी देखें कि इसको डिनोट किससे किया जाएगा, ओमेगा से। किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, जो हम निकालने जा रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। हम किसी गिवन टाइम इंटरवल में बात करेंगे। तो देखिए अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं। तो फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, देखिए इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप पहले से ही चीज़ों को जानते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो टाइम टेकन, तो ये मान लीजिए टाइम टेकन या टाइम इंटरवल डेल्टी। अब इस टाइम इंटरवल में
जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास मिला है, या आपको जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला है वो मिला है डेल थीटा। ये हुआ। तो देखिए अभी हम डेल टी और डेल थीटा अगर गिवन है तो यहाँ से हम एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। तो हम बोलेंगे कि तब अगर ये चीज़ें गिवन है तो देन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। ठीक है, ये बोलेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल थीटा है। टाइम टेकन कितना है? डेल टी है। ठीक है, तो ये आपका आ गया एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल थीटा बाई डेल टी, डेल थीटा बाई डेल टी, ये आ गया। इसको आप कैसे दिखा सकते हैं? इसको ओमेगा एवरेज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू डेल थीटा बाई डेल टी, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा एवरेज ऐसे इज इक्वल्स टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी एवरेज है, सभी क्या है? एवरेज है। ठीक है, अब अगर इसके यूनिट की बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यूनिट होता है इसका रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो हम बोलते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से, और जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आती है वो डेल थीटा बाई डेल टी होता है, और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो रेडियन जो एंगल होता है उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती है, मतलब वो डायमेंशन लेस होता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ रखी है जो डायमेंशन लेस होती है, उसमें रेडियन भी था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेडियन तो डायमेंशन लेस है तो 1 अपॉन, लेकिन टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी। ये कुछ ऐसे, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे भी। ये होती है डायमेंशन किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। ठीक है, ये होता है। अब चलिए, ये तो काम ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है या एक कंप्लीट रोटेशन है, तो उस टाइम हम कैसे निकालेंगे एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा उस टाइम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और वहाँ से एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या रोटेशन, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कंप्लीट रोटेशन या कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था कि कोई पार्टिकल था, यहाँ से चला और फिर मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो ये मिलाते थे ऐसे, इस तरीके से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल के आता था। लेकिन अगर यहाँ से पार्टिकल चल रहा है और घूम के फिर यहीं पे आ जा रहा है, तो एक कंप्लीट सर्किल हो गया, और एक कंप्लीट सर्किल के अंदर जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, वो आता है 2 पाई। कितना आता है? 2 पाई। और हम ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से चला था, घूम फिर के जब यहीं पे आया, तो जो टाइम लगा वो टाइम सपोज कर लीजिए टी लगा। क्या लगा? कैपिटल टी लगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई, तो 2 पाई
अपॉन टाइम टेकन कितना है t, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। लेकिन अगर आपको आइडिया कोई हो तो 1/t को बोलते हैं n। n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। n को क्या नाम दिया जाता है? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, या इसको आप बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आप इसको ये भी नाम देते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आप ये भी नाम दे देते हैं, ठीक है। आप इसको फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोल दीजिए, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π तो ठीक है, लेकिन 1/t चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π और 1/t को अपन क्या लिख सकते हैं? n। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया? 2πn। तो ओमेगा के जो फॉर्मूले आए वो क्या क्या हो सकता है? तो हमने देखा कि ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल थीटा बाई डेल टी होता है, या यही हो सकता है 2π/t, या इसी को लिख सकते हैं 2πn। अब डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर n की बात करें तो n क्या होता? फ्रीक्वेंसी या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट था। t क्या था? टाइम टेकन था। डेल t क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डेल थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डेल t क्या है? टाइम टेकन है। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम बात किए हैं। अब हमें बात करनी है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। हम बात करेंगे इसके बाद कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और किस तरीके से वो कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए, हम पीछे भी इन चीज़ों को देख चुके हैं, और वहाँ पे हमने देखा था इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, और इसके बारे में चर्चा कब की जाती है? तो इसके बारे में चर्चा तब करते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में तब बात करते हैं जब टाइम बहुत छोटा गिवन हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा गिवन हो तो उस टाइम हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस के बारे में। तो लिखते कैसे हैं ज़रा उसको देखिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ को कि ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू, हमने देखा था डेल थीटा बाई डेल टी, ये देखा था। अब हम बात करते हैं फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो। मतलब ऐसा यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल का मतलब यही था कि जो टाइम है वो बहुत छोटा है, लगभग ज़ीरो के आसपास है, लगभग ज़ीरो के आसपास है। तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं डेल थीटा बाई डेल टी। तो या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है डेल डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये कब यूज़ किया जाएगा? इसका यूज़ कब करेंगे? इसका यूज़ तब करेंगे जब थीटा जो हो वो टाइम का फंक्शन हो। थीटा किसका फंक्शन हो? टाइम का फंक्शन हो। जब थीटा टाइम का फंक्शन हो तो ये चीज़ यूज़ की जाएगी। बात पल्ले पड़ी? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, सॉरी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमको लगता है 5 मिनट में हो जाएगा, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि जितना टारगेट हमने बनाया था उतना आज कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फाइनली। अब चलिए उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि जो थीटा आपका है वो दिया है 2t का स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ऐसा बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि फाइंड में फर्स्ट बोल रहा है कि ओमेगा एवरेज आप कैलकुलेट करिए, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे की बात करें तो हमसे ये बोल रहा है सेकेंड में कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ये हमसे बोल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा आप इस चीज़ को यहाँ समझिएगा। ठीक है, मतलब अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि एवरेज बताइए और इंस्टेंटेनियस बताइए तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट वाले के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट को डिस्कस करें तो हम बात करने जा रहे हैं ओमेगा एवरेज के बारे में। ठीक है, और ओमेगा एवरेज क्या होता है, डेल थीटा बाई डेल टी, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये आया है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो हम बोलेंगे एट t इज इक्वल्स टू 0। हम पहले बात कर रहे हैं t पे कि t इज इक्वल्स टू 0 पर इस थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो थीटा जो आएगा वो 2, तो ठीक है, t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 0, t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस t के प्लेस पे 0 प्लस 2, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा ये 0 केवल क्या बचेगा 2, ये बचा। अब हम बात करेंगे एट t इज इक्वल्स टू, हमारा दिया था 3 सेकेंड, किस पे बात हो रही है 3 सेकेंड पे, तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो यहाँ से जो थीटा, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 है, जो थीटा 2 आएगा वो अब कितना आएगा, तो देखिए 2t के प्लेस पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस t के प्लेस पे क्या रख देंगे 3, तो 3 प्लस 2 ये आएगा। अब ये आ जाएगा, देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 प्लस 2, तो ये कितना आएगा 18 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आएगा 5, तो ये आएगा 23, 18 5 23, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यानी कि हमारा थीटा 2 ये आ गया, थीटा 1 ये आ गया, तो हम यहाँ से बोलेंगे डेल थीटा, तो डेल थीटा की वैल्यू का मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 23, तो 23 माइनस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 21 के बराबर, तो थीटा तो ये आ गया। डेल टी की अगर बात करें तो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आ गया 3। तो अब जब आप निकालेंगे यहाँ से ओमेगा एवरेज, तो ओमेगा एवरेज की वैल्यू आएगी डेल थीटा बाई डेल टी, यानी डेल थीटा की वैल्यू 21/3, यह आ जाएगी 7 रेडियन पर सेकेंड, 7 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका आ गया 7 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब फर्स्ट तो समझ में आ गया, सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ज़रा उसको देखा जाए।
हाँ जी, चलिए सेकेंड को देखते हैं अपन। तो सेकेंड देखिए, अगर हम सेकेंड की यहाँ बात कर रहे हैं तो सेकेंड हमसे बोल रहा है कि 4 सेकेंड पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है। तो जब पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेगा तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाएगी, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो यहाँ पे ओमेगा इंस्टेंटेनियस या ओमेगा बस लिख दें, आपको पता चल गया इंस्टेंटेनियस की बात हो रहा है, डी थीटा बाई डी टी। डी तो ठीक है, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2t² प्लस टी प्लस 2, तो डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2t² प्लस टी प्लस 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने डिफ्रेंसिएशन अगर आपको अब याद आ रहा हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 2t² का, अच्छा ये कांस्टेंट है, ये बाहर, अच्छा चलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि d अपॉन डी टी, ये 2t² एक में ले लीजिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर d अपॉन डी टी, और यहाँ पे t है तो आप t ले लीजिए प्लस, फिर ये d अपॉन डी टी, और यहाँ 2 था तो 2 ले लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इनटू t²। अगर हम x² के डिफ्रेंशिएशन की बात करें ये, तो ये आता था 2x की पावर 2 माइनस 1, मतलब अगर ये n होता था तो ये आ जाता था n x की पावर n माइनस 1, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये होता था। उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, फिर n के प्लेस पे 2 तो 2 यहाँ, इंटू टी की पावर n माइनस 1 यानी 2 की पावर 2 माइनस 1, ये आ गया, प्लस में t का क्या होता था 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो 0 ये होगा। अरे ये हम जानबूझ के जल्दी से कर दिए, आपको पता है इतना, ठीक है। 2 2 जा कितना होगा 4t, प्लस क्या आएगा 1, ये आ जाएगा। अरे 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, तो 4t प्लस 1 आ गया, क्या आ गया 4t प्लस 1। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 4t प्लस 1, जरा यहाँ देखिए आप, तो यहाँ से आ गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 4t प्लस 1, ये आ गया। लेकिन हमसे बोला है कि t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, तो एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो अब पुट करेंगे, तो पुट करेंगे जब यहाँ पे तो 4 और t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 17 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो ये दो अलग अलग आंसर आ गया। अगर हम यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे थे तो 7 रेडियन पर सेकेंड आया है। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं तो 17 रेडियन पर सेकेंड आया है। तो जो आंसर होगा वो इस तरीके से आएगा। और आपने देखा कि अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, अगर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपनी सभा यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है, ठीक है। और आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। शुरुआत के पोर्शन में आपको थोड़ा सा बोरियस महसूस हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे आपका सारा डाउट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो आप आगे आने वाली वीडियो को भी ज़रूर कंटिन्यू करिएगा, ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।